हाय फ्रेंड्स। आज हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल की थर्ड क्लास है। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करने से पहले हम ये बता देते हैं कि उसको अब रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो हम टाइम बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम आगे कितनी जल्दी इस चीज़ को सीखें कि बेसिक कंप्यूटर क्या है और उसका फंडामेंटल्स क्या है। तो उसके लिए हमने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम सीधे से ये जान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि जनरेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो जनरेशन को हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ जनरेशन वर्ड किस लिए यूज किया गया है। जनरेशन का वर्ड का यूज यहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस हुए और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कुछ उसमें ऐसा बड़ा चेंज हुआ जिससे कि उसका काफी कुछ बैकग्राउंड चेंज हो गया। यानी कि उस पिछले वाले कंप्यूटर की जनरेशन को हम कह रहे हैं कि ये नई जनरेशन आई है, इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है पिछले वाले कंप्यूटर्स के मुकाबले में। तो उसी को हम जो टेक्नोलॉजी में एक नया कुछ जनरेट होता है ऐसा जो कि पिछली वाली टेक्नोलॉजी को छोड़ देता है, तो उसको हमने जनरेशन के हिसाब से मान के चला। जैसे अगर मैं आपको आज की सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे हमारे पास होता था 2G मोबाइल, यानी कि वहां पर जी का मतलब आपका जनरेशन से ही है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी उस वक्त हमारे पास स्पीड जो थी इंटरनेट की वो स्लो थी। उसके बाद में हमारे पास आया 2G, के बाद में आया 3G, फिर 4G, फिर 5G अब आने वाला है। तो यहाँ पर सेम कंप्यूटर के साथ में है। जी से हम यहाँ पर मोबाइल में जनरेशन से ही रेफर करते हैं कि जी का मतलब यहाँ जनरेशन से ही है। तो हमारी सेकेंड जनरेशन जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में थी, हमारी डाटा स्पीड बहुत स्लो होती थी। इंटरनेट पर हमें काम करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने में। थर्ड जनरेशन जब हमारी आई तो हमारी जो स्पीड थी, यानी कि वीडियो देखने की स्पीड, हमारी जो बफर होती थी पहले वीडियो, वो अब स्लो हो गई थी। यानी कि हम अब उस चीज को घंटों की जगह हमें 10-15 मिनट लगते थे उस वीडियो को देखने में। लेकिन फोर्थ जनरेशन में हमारी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उसमें हमारा जो डाटा था वो हमारा तुरंत हमें पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड करके दे देता है कुछ सेकेंड्स में। एक सेकंड जैसे मान लीजिए 15 सेकंड में, 20 सेकंड में। अब जो फिफ्थ जनरेशन आ रही है उसमें हमें सिर्फ बटन पर क्लिक करना है और हमारा जो फाइल है या हमारी जो भी वीडियो है वो बहुत ही जल्दी, यानी कि सेकंड्स में ही डाउनलोड हो जाएगी। तो क्या है, यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए, एडवांसमेंट हुआ, तो उसको हमने एक जनरेशन के रूप में माना। इसी तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग हुई वो कंप्यूटर कैसे स्टार्टिंग हुई। तो हम एक साइंटिस्ट थे पास्कल। तो पास्कल ने एक डिवाइस बनाई, उसको हम पास्कली के नाम से जानते हैं। में क्या था कि नंबरों का एडिशन, यानी कि नंबरों का जोड़। तो ये हम नंबरों का जोड़ करते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली या किसी भी तरीके कोई मशीन नहीं थी। ये सिर्फ एक छोटी सी मैकेनिकल हमारे पास जोड़ने के लिए हम उसको वो पास्कल इस्तेमाल करते थे। हमारी आज की टेक्नोलॉजी में डिजिटल कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में हमने देखा एक साहब थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो थे उनको हम फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि साइंस इंजन बनाया 1822 में, और उसके बाद में एक एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बहुत फंक्शंस को ऑपरेशंस को बहुत तेजी से कर सकता था। और कई सारे कॉन्सेप्ट दिए जो कि हमारे डिजिटल मॉडर्न कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स के हिसाब से आज वही कंप्यूटर उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए जाते हैं, उन्हीं फंडामेंटल्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज हैं जो वो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो अब हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, जैसे हमने अभी आपको मोबाइल की टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण दिया था, उसी तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में हमारा किस पीरियड को हम फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। ये सिर्फ एक
स्टूडेंट्स को याद करने के लिए थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि आपका एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी और इसमें की फीचर उसके क्या थे, जो कि हम उसको डिफाइन करेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी उस टाइम अवेलेबल था। तो चलिए, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 यानी 1942 से लेकर 1955 तक के बीच में जो भी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के लिए बनी उसको हम फर्स्ट जनरेशन में जोड़ते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कंप्यूटर के डाटा को प्रोसेस करने के लिए या किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए हम वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। और वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह की होती है कि ये एक शीशे का गिलास होता है, उसमें इस तरीके से इसमें पिन्स होती हैं और ये पिन हमारी सर्किट में सॉकेट में लग जाती है, ठीक है। तो ये वैक्यूम ट्यूब होती है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि हमारी उस टाइम यूज होती थी। तो अब हम एक ओवरव्यू लें तो हमें ये पता चलता है कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो साइज में लगभग इतनी बड़ी होती है। अगर उसको हम कंप्यूटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए हमें काफी जगह जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे। दूसरा, इनका जो प्रोडक्शन है वो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल होते थे और महंगे उस टाइम में होते थे। प्लस इनका एक कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता था, उसमें एक कंप्यूटर बन पाता था। तो इस तरीके का एक कंप्यूटर था IBM 701 जो IBM कंपनी ने बनवाया था या IBM कंपनी बनाती थी, लेकिन ये कॉमर्शियली यूज नहीं होते थे। प्लस इसमें रिलायबिलिटी भी नहीं थी, ये कंप्यूटर इतना अच्छा काम भी नहीं करते थे। प्लस इसमें इसकी जो लैंग्वेज थी वो हमारी मशीन लैंग्वेज थी, यानी कि उसको कोडिंग करना बहुत ही मुश्किल था। मशीन लैंग्वेज में ही ये काम करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे। उसके बाद में हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए 1955 से 1964 तक, यानी कि 1955 से 1964 के बीच में जो कंप्यूटर आए उस जनरेशन को हमने सेकेंड जनरेशन कहा, क्योंकि उसमें की टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब के बाद में वो हमारी टेक्नोलॉजी हुई ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं कि आपने देखा होगा एक इस तरह का ट्रांजिस्टर जो हमारे आज की उसमें भी लगते हैं, इसमें 3 टांग होती है। ये ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जो है वो काफी छोटे होते हैं साइज में, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम इसको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लें तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो आजकल कंप्यूटर मोबाइल में लगते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। कुछ इतने से में हमारा एक ट्रांजिस्टर लग जाएगा। अगर हम कंपेयर करें इसको इस वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से तो ये और ये काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन साइज में बहुत डिफरेंस है। तो ट्रांजिस्टर हम लोगों ने बना लिए तो उसकी वजह से हमारे कंप्यूटर एक तो छोटे हो गए साइज में, दूसरा हमारे पास ज्यादा ट्रांजिस्टर हमें जहाँ पर किसी काम के लिए लगाने थे जहाँ वैक्यूम ट्यूब नहीं लगा पाते थे तो हम ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा के हमने अपने कंप्यूटर को फास्ट बना लिया। लेकिन ये अभी भी कॉस्टली बहुत थे, प्लस इनका प्रोडक्शन भी कॉमर्शियली नहीं हो पाता था। तो उसमें हमारा IBM ने कंप्यूटर बनाया था 7030 जो कि हमारी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आता है। अब उसके बाद में हम चलते हैं अपनी थर्ड जनरेशन में, जो 1964 से 1975 के बीच में हमारे जो भी कंप्यूटर बने उनको हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। और इसमें हमने जब तक IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाना सीख लिया था हमारे साइंटिस्ट ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस तरीके के होते हैं कि आपने IC देखी होगी कंप्यूटर या किसी मोबाइल में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, IC कुछ इस तरीके की होती है। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज निकली होती है।
आईसी क्या होता है? आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल्स नहीं हो सकती आईसी के अंदर, क्योंकि कॉइल जो है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। जैसे कि हमारे फैन में जो वायर होता है वो एक इंसुलेटेड वायर होता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिससे कि वो आपस में टकरा के करंट शॉर्ट ना हो जाए। तो जो कॉइल होती है उसको हम आईसी में नहीं रख सकते। ये हार्डवेयर से रिलेटेड वो है डाटा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कॉइल जो आईसी होती है इसको हम हाई टेम्परेचर पर इसको हम माउंट करते हैं, यानी कि इसके अंदर का जो सर्किट है उसके ऊपर जो कवर है उसको हाई टेम्परेचर पे चढ़ाते हैं, जिससे कि ये आईसी हमारी हीट होने पर भी खराब ना हो। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा ही हीट हो जाए, अंदर का कोई सर्किट हमारा शॉर्ट हो जाए, तो वो फट सकती है, लेकिन ये अलग मैटर है। तो हमारा मतलब क्या था यहाँ पर कि इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था, अब इसके अंदर हम कई सारे, यानी कि 100, 200, 500, 1000 डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी किस तरीके की हम यूज कर रहे हैं या किस तरह की आईसी यूज कर रहे हैं। जितने चाहे उतने हम इसके अंदर कंपोनेंट डाल सकते हैं। कितनी बड़ी आईसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे उससे हमें कितने फंक्शन लेने हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो आईसी थी वो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में बना ली गई थी, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर फास्ट भी हो गए, इजी टू यूज भी हो गए, प्लस जो इसकी रिलायबिलिटी थी कि ये कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो भी हमारा बढ़ गया। और भी कई सारे हमें यहाँ पर फायदे होने लगे जो कि हमारे इन 2 जनरेशन में हमें नहीं मिल पाते थे। उसके बाद में इसी टेक्नोलॉजी पर IBM ने 360 नाम का कंप्यूटर बनाया। चलिए आगे देखते हैं हमारी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, 1975 से 1989 के बीच में हमारा जो टाइम है उसको हमने फोर्थ जनरेशन का दिया है। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर बना लिए थे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी कंप्यूटर में अगर मदरबोर्ड के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो इस तरीके की एक डिवाइस होती है और इसके अंदर छोटी छोटी पिन है, छोटी छोटी पिन निकली होती है बहुत सारी। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। तो ये आप अगर किसी मदरबोर्ड में देखेंगे तो कंप्यूटर में, आज कल के जो कंप्यूटर है उनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है किसका? आईसी का। कई सारी आईसी हमने ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट कर दी, यानी कि डाल दी। उससे क्या हुआ, हमारा माइक्रो प्रोसेसर बहुत पावरफुल हो गया, जिसकी वजह से जो हमने इन आईसी को लगा के, कहीं पर ही हमारी ये आईसी लगी होती थी तो हमारे बोर्ड में स्पेस ज्यादा घेरती थी। तो उससे क्या हुआ कि हमारे बोर्ड छोटे हो गए और ये हमारे बोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर एक इतना सा स्पेस लेने लगा, जिससे कि हमारे और जो एरिया था वो हम यूज करने के लिए हमें मिल गया, जिसमें हमने काफी सारी डिवाइसेस लगा सकते थे। उससे क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर छोटे हो गए, जिसे हम पीसी बोलने लगे, यानी कि स्मॉल पीसी। तो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी आने से हमारे जो कंप्यूटर थे वो बहुत छोटे हो गए और हमारे जनरली लोगों के यूज में काफी जल्दी वो फेमस हो गए लोगों के बीच में। जिससे क्या हुआ कि जैसे कि हमारा जो IBM का पीसी था, जो IBM ने बनाया था, तो वो लोग यूज करने लगे जब ये माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोसेसर आ गई। उसके बाद में कंप्यूटर अपनी जनरेशन के हिसाब से हमारी उसकी जनरेशन चेंज हुई, तो उसमें क्या हुआ कि हम 5th जनरेशन के लिए आगे बढ़ गए। तो माइक्रो प्रोसेसर के बाद में हमारे पास और पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर आ गए। उसमें क्या हुआ कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर, ये जो यहाँ स्टार्टिंग में जो 89 तक ये माइक्रो प्रोसेसर थे, तो उनकी पावर जो थी वो कुछ इस जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले में कम थी। तो हमारे जब जनरेशन चेंज हुई
तो ये पोर्टेबल और चीपर, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर थे वो अब बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। जैसे आपके आजकल लैपटॉप होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो मोबाइल्स हैं वो एक छोटे माइक्रो प्रोसेसर होने की वजह से हम उसको मोबाइल टेक्नोलॉजी को आज यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे फिफ्थ जनरेशन में जो 1989 के बाद में, यानी कि आज तक प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम तक जो हमारे कंप्यूटर थे, तो जैसे कि हमारा पेंटियम के जो कंप्यूटर आए, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था, उसके जो कंप्यूटर बने, तो वो हमारे आज की डेट में यूज होते हैं। तो पेंटियम कंप्यूटर क्या हुए कि हमारे वो छोटे होते थे, सस्ते होते थे, और बाकी सारी उसमें फीचर्स वही कंप्यूटर्स के जो होने चाहिए थे, सारी चीज़ें हमें मिलने लगी। हमारी जो सिक्स जनरेशन हम अगर आज की डेट में देखें, तो आज के आगे अब से जो हमारी एक जनरेशन चालू हो रही है कंप्यूटर के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में, वो हमारी सिक्स जनरेशन है। इसमें क्या है कि इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है, या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लगे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो कंप्यूटर की पावर है, वो कंप्यूटर को सीखने की पावर और मिलने लगी है। अभी तक क्या था कि हम जो कुछ भी डाटा इनपुट करते थे कंप्यूटर को, वो वही प्रोसेस करके देता था। लेकिन अब जो नई जनरेशन हमारी एक बन रही है, उसमें क्या है कि कंप्यूटर खुद से सीखेगा और खुद से ही उसका आउटपुट देगा। क्योंकि हमारी फर्स्ट जनरेशन से लेकर और सिक्स जनरेशन तक हमने सारा कुछ जान लिया है। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में बन रहा है, आप मुझे उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब